स्टूडेंट्स, द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो अपने लोगों ने पढ़ा था 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस किन्हें कहते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इन सभी बातों का हम लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था की तुलना, या हम कह सकते हैं ठोसों, द्रवों एवं गैसों का तुलनात्मक अध्ययन। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने ठोस, द्रव और गैस के संबंध में पढ़ा, बस उसी को एक बार सही से सोच लीजिए। बस हमने उन बातों को सही से सोच लिया तो इनकी तुलना करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, इस गुण वाले कॉलम में लेते हैं आकार। तो आइए चलते हैं ठोस वाले कॉलम में कि हमारे ठोस पदार्थ कौन से होते हैं और इनका आकार कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि कॉपी, किताब, चौक, डस्टर, कुर्सी, मेज, बॉल आदि हमारे सभी ठोस पदार्थ हैं। इनको चाहे हाथ में लिया जाए, चाहे इन्हें किसी स्थान पर रखा जाए, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पदार्थ ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे किसी ठोस का आकार हमारा यदि ऐसा है या ऐसा है या इस प्रकार का है, तो इनको हम चाहे कहीं रखें, इनका आकार ज्यों का त्यों ही रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। इस बात को इस ठोस वाले कॉलम में लिख लेते हैं। इनका आकार निश्चित होता है। अब स्टूडेंट, अपने लोग चलते हैं द्रव वाले कॉलम में कि द्रवों का आकार कैसा होता है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा कि तेल, पानी, शहद आदि हमारे द्रव पदार्थ कहलाते हैं। यदि इनमें से किसी भी द्रव को यदि हम लोग जग में लें और इसमें इसका आकार ऐसा है, अब इसी द्रव को हम इसमें से कोई हमारे पास टब हो उसमें कर लें, तो इस द्रव का आकार ऐसा हो जाता है। अब हम यहाँ पर यदि देखें तो जब हमारा यह द्रव इस जग में था तो इसका आकार ऐसा था, लेकिन जब इसको हमने इस टब में कर लिया तो इसका आकार ऐसा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि द्रव दोनों में एक है लेकिन आकार अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है या कहें अनिश्चित होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए इस बात को इस द्रव वाले कॉलम में लिख लेते हैं।
इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आप लोग चलते हैं गैसों में कि गैसों का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे मान लिया कि हमने किसी 2 लीटर के सिलेंडर को लिया और इसमें हमने 1 लीटर गैस को भरा। अब द्रव के हिसाब से देखें तो इसको इतने में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 1 लीटर गैस जो होती है वो पूरे इस 2 लीटर के सिलेंडर में समान रूप से फैल जाती है। अब इसी 1 लीटर गैस को हम 2 लीटर के बजाय यदि हम 5 लीटर के सिलेंडर में लें तो हम क्या देखते हैं कि ये 1 लीटर गैस इस 5 लीटर के सिलेंडर में भी इस प्रकार से फैल जाती है। तो यहाँ से हम देखें तो हमको स्पष्ट हो रहा है कि जब हमने 1 लीटर गैस को इस सिलेंडर में लिया तो इसका आकार ऐसा था, लेकिन जब इसमें लिया तो इसका आकार ऐसा हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का आकार जो है अलग अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैसें होती हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का आकार ये ग्रहण कर लेती हैं। यानी जैसा हम लोगों ने द्रव में लिखा वैसा ही इसमें भी लिखेंगे। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का आकार ये ग्रहण
कर लेती हैं। अब स्टूडेंट्स फिर से चलते हैं इस गुण वाले कॉलम में और दूसरा गुण लेते हैं। आयतन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम लोगों ने ठोसों और द्रवों के संबंध में क्या पढ़ा था कि हमारे ठोस और ये द्रव जो होते हैं इनका आयतन निश्चित होता है। इसलिए हम इस ठोस वाले कॉलम में लिख लेते हैं इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव वाले इस कॉलम में भी हम यही बात लिखेंगे, इनका आयतन निश्चित होता है। अब स्टूडेंट्स यदि अपन लोग गैसों की बात करें तो अपनों लोगों ने पढ़ा था कि जो गैसें होती हैं उनका आयतन निश्चित नहीं होता है। इसलिए इस कॉलम में अपने लोग लिखेंगे इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स फिर से गुण वाले कॉलम में चलते हैं। अगला गुण लेते हैं बहने का गुण। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और देखा भी है कि ठोस पदार्थ जो भी होते हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं, चाहे उन्हें कहीं भी किसी भी स्थान पर रखा जाए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों में बहने का गुण नहीं होता है। इसलिए हम इस ठोस वाले कॉलम में लिख देंगे ये बहते नहीं है। अब स्टूडेंट्स यदि द्रवों की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि द्रव बहते हैं और किधर से किधर बहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सदैव द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इसलिए इस द्रव वाले कॉलम में अपने लोग लिखेंगे ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। अब स्टूडेंट्स गैसों में चलते हैं और गैसों में अपने लोगों ने देखा है कि गैसें जो होती हैं उनको जिधर स्थान मिलता है उसी ओर चल देती हैं। इसलिए हम इस गैस वाले कॉलम में लिखेंगे ये सभी दिशाओं में बहती हैं। अब स्टूडेंट्स
फिर से इस गुण वाले कॉलम में चलते हैं। और इसमें अगला गुण लेते हैं। दृढ़ता, दृढ़ता न कहें तो हम कठोरता भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखा है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का जब हम तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो बहुत ही कठिनाई से टूटते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए हमें ताकत लगानी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वे दृढ़ होते हैं। तो इस ठोस वाले कॉलम में अपने लोग लिख देते हैं ये दृढ़ होते हैं। और यदि हम यहाँ दृढ़ता नहीं लिखेंगे, कठोरता लिखेंगे, तो इस कॉलम में अपने लोग लिखेंगे ये कठोर होते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में चलते हैं द्रव वाले में। तो स्टूडेंट्स, द्रव और गैसों को हम लोगों ने देखा है कि ये ठोसों के तरह दृढ़ नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग द्रव और गैस वाले कॉलम में लिखेंगे कि ये दृढ़ नहीं होते हैं। तो आइए पहले द्रव वाले कॉलम में लिख लेते हैं ये दृढ़ नहीं होते हैं। अब चलिए गैस वाले कॉलम में, इसमें भी यही बात लिख देते हैं ये दृढ़ नहीं होते हैं। इसके बाद फिर से अपने लोग इस गुण वाले कॉलम में चलते हैं और अगला गुण लेते हैं घनत्व। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं घनत्व में कि ठोसों, द्रवों एवं गैसों का घनत्व कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो जितना अधिक दृढ़ होता है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। और हम लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो सबसे अधिक दृढ़ होते हैं। इसलिए ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसलिए इस कॉलम में लिख लेते हैं कि इनका घनत्व सबसे अधिक होता है। अब आइए चलते हैं द्रवों में कि द्रवों का घनत्व कैसा होता है। तो ये जो होते हैं द्रव वो ठोसों की तुलना में कम दृढ़ होते हैं, यानी नर्म होते हैं। इसलिए इनका घनत्व जो होगा वो ठोसों से कम होगा। इसलिए इस द्रव वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे इनका घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है। अब चलते हैं गैसों में कि गैसों का घनत्व कैसा होता है। तो इनका घनत्व सबसे कम होगा। इसलिए इस कॉलम में लिख लेते हैं इनका घनत्व
सबसे कम होता है। अब स्टूडेंट्स चलिए अगला गुण लेते हैं। संपीडनशीलता, और देखते हैं कि किनकी संपीडनशीलता कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, जो जितना अधिक दृढ़ होगा उसकी संपीडनशीलता उतनी कम होगी। तो ठोस पदार्थ सबसे अधिक दृढ़ होते हैं, इसलिए इनकी संपीडनशीलता बहुत ही कम होती है, या हम कह सकते हैं नगण्य होती है, या कह सकते हैं कि ये असंपीड्य होते हैं। तो इस कॉलम में लिख लेते हैं अपने लोग, ये असंपीड्य होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं द्रव वाले कॉलम में कि इनकी संपीडनशीलता कैसी होती है। तो इसमें लिखेंगे ये कम संपीड्य होते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं गैसों की कि गैसों की संपीडनशीलता कैसी होगी। तो आइए इस कॉलम में लिखते हैं, ये बहुत अधिक संपीडनशील होती हैं। चलते हैं अगला गुण लेते हैं। अंतराळविक स्थान, यानी ये जो ठोस, द्रव और गैस होती हैं, इनमें अंतराळविक स्थान अर्थात इनके कणों के बीच स्थान कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ठोस पदार्थ होते हैं, इन ठोस पदार्थों में हम लोगों ने देखा कि इनके कण जो होते हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। एक दूसरे से सटे होने के कारण इनके बीच ये जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग इस ठोस वाले कॉलम में लिखेंगे कि इनमें अंतराळविक स्थान बहुत कम होता है। इनमें अंतराळविक स्थान बहुत कम होता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं द्रवों की। तो जो द्रव होते हैं उनके कण
ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनके बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए हम इस द्रव वाले कॉलम में लिखेंगे इनमें अंतराणविक स्थान ठोसों की तुलना में अधिक होता है। अब चलते हैं गैसों की बात करते हैं। तो गैसों में जो इनके कण होते हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं या कई दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो ठोसों और द्रवों दोनों से ही अधिक होता है, इसलिए हम इस गैस वाले कॉलम में लिखेंगे इनमें अंतराणविक स्थान सबसे अधिक होता है। अब स्टूडेंट्स फिर से इस गुण वाले कॉलम में चलते हैं और अगला गुण लेते हैं अंतराणविक आकर्षण बल, यानी इन ठोसों द्रवों एवं गैसों में इनके कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को बस एक बात याद रखनी है कि जिनके कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होता है उनमें आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। तो चूंकि ठोसों में अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, यानी इनके कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसलिए इनके कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है या कहिए प्रबल होता है। तो हम लोग इस ठोस वाले कॉलम में लिखेंगे इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग द्रवों की बात करते हैं कि द्रवों में या कहिए द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। तो इसमें कण जो थे ठोसों के कणों से दूर दूर थे, इसलिए इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होगा वो ठोसों की तुलना में कम होगा। तो इसलिए इस कॉलम में अपने लोग लिखते हैं इनके कणों के
बीच आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है। अब बात करते हैं अपने लोग गैसों की। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि गैसों में कण अधिक दूर थे, इसलिए इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम या कहिए दुर्बल होगा, या कहिए कि बहुत ही कम होगा। इसलिए इस कॉलम में अपने लोग लिखेंगे इनके कणों के बीच आकर्षण बल, या तो यहां लिख देंगे नगण्य होता है, या लिखेंगे बहुत ही कम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी थी ठोसों, द्रवों एवं गैसों के बीच तुलना।